बायोलॉजी के, वो खत्म करेंगे, ठीक है। वो खत्म करने के बाद हम किधर मूव ऑन करेंगे, कल से इंशाल्लाह फार्मा पे। फार्मा आपकी 2 दिन या 3 दिन में खत्म हो जाएगी, फिर इंशाल्लाह उसके बाद हम अगला सिस्टम शिफ्ट करेंगे। अच्छा जी, आ जाए। आज का हमारा पहला टॉपिक कौन सा है? मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लाजियास, ठीक है। क्या? मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लाजियास। क्या टॉपिक का नाम है? टॉपिक नंबर 1, मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजियास, ठीक है। अब ये न्यूप्लेजिया का मतलब क्या है कि ना, ये ऐसे मतलब है ना, ये ना किसी एक जीन की, अभी इसमें होगा क्या, अमत है एक, ये होंगे क्या, ये होंगे सारे ऑटोसोमल डोमिनेंट होंगे। ये क्या होगा? सारे ऑटोसोमल डोमिनेंट होंगे। ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब समझते हैं? मैं ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब भी समझाता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होंगे, ठीक है। अच्छा, ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब क्या है? आपको पता है ना, हमारी बॉडी के अंदर होते हैं 23 क्रोमोसोम होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर कितने होते हैं क्रोमोसोम? 23 क्रोमोसोम होते हैं। 23 क्रोमोसोम, ठीक है। अच्छा, 23 क्रोमोसोम्स में से ना, 23 क्रोमोसोम में से 22 जो होते हैं, 22 वो होते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। और एक जो होता है ना, वो होता है एक्स या वाई, ठीक है। सेक्स सेक्स लिंक क्रोमोसोम या एक्स वाई क्रोमोसोम, ठीक है। एक्स या वाई, ठीक है, क्रोमोसोम, या उसको सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। सेक्स क्रोमोसोम ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये आखिरी वाला, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। इसमें क्या होता है? एक्स वाई होता है, ये दो मतलब इन दो क्रोमोसोम में से कुछ होता है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे, ये मतलब है क्रोमोसोम। अच्छा, अब डोमिनेंट और मतलब रिसेसिव जो आपने टर्म में पढ़ी, इनका मतलब क्या है? जो डोमिनेंट होता है ना, इसका मतलब है कि अगर वो डोमिनेंट मतलब कि वो दोनों में होगा। ऑटोसोमल डोमिनेंट मतलब ये बोथ मेल एंड फीमेल में होंगे, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब क्या है? प्रेजेंट इन बोथ, मतलब ये है, इसके 22 ऑटोसोमल है ना, ऑटोसोमल क्रोमोसोम है, तो ये हर किसी में होंगे, जिधर भी आएंगे उधर भी होंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इनकी टाइप्स पे। इसको ना 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। इसको कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया? 3 टाइप्स में, ठीक है। आइएगा, मैं आपको बताता हूँ 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं इसकी। पहली टाइप पहली टाइप है मल्टीपल मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया, MEN1, ठीक है। टाइप ए, इन्हें टाइप 1, MEN टाइप 1, ठीक है, MEN1। MEN1 में अब देखें क्या होता है। MEN1 जो है ना, इसमें अगर हमसे कोई पूछे ना कि इसके अंदर आपको कौन से जीन की म्यूटेशन मिलेगी, ठीक है, किसी न किसी जीन की म्यूटेशन होती है तो ही किसी बंदे के अंदर जाके न्यूप्लेजिया ट्यूमर वगैरह होता है ना। तो इसमें अगर हमसे पूछा जाए ना, इसके अंदर कौन से मतलब जीन की मतलब होगी, हमारे अंदर क्या कहते हैं, हमारे अंदर कौन से जीन की म्यूटेशन होगी, तो हम क्या जवाब देंगे कि इसके अंदर कौन से जीन की म्यूटेशन होती है? इस जीन का नाम क्या है? MEN1 जीन, ठीक है। म्यूटेशन म्यूटेशन इन MEN1 जीन, ठीक है। ये जो जीन है ना, इसके अंदर म्यूटेशन होगी तो हमें ये MEN1 डिजीज मिलेगी, मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया जो टाइप 1 है, ये मिलेगी। अच्छा, अब मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया जो है ना, इसको अब याद करने के लिए ना एक निमोनिक है। वो निमोनिक पता है क्या है? इसके अंदर ना तीन तीन तरह के ग्लैंड्स के ना ट्यूमर इन्वॉल्व होते हैं। इसमें क्या होता है? 3 तरह के ग्लैंड्स के ट्यूमर इन्वॉल्व होते हैं। और वो 3 जो ग्लैंड्स हैं, उनको उनको कैसे याद रखेंगे? तो MEN1 है ना, इसका फार्मूला क्या है? 3 पीज। इसका फार्मूला क्या है? 3 पी। अब 3 पी में जो पहला पी है, पहले पी से क्या बनेगा देखिएगा। पी, पहला पी जो है ना, पहला पी, इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा पिट्यूटरी ट्यूमर बनेगा। पहले पी से क्या बनेगा? पिट्यूटरी ट्यूमर। अच्छा, जो दूसरा पी है, दूसरा पी, इससे क्या बनेगा? दूसरे पी से देखें क्या बनेगा। दूसरे पी से बनेगा पैराथायराइड एडिनोमा। दूसरे से क्या बनेगा? पैराथायराइड एडिनोमा, ठीक है। और जो तीसरा पी है, तीसरे पी से क्या बनेगा? तीसरी पी से पता है क्या बनेगा? पेंक्रियाटिक ट्यूमर्स बनेंगे। कौन से बनेंगे? पेंक्रियाटिक आइलेट्स ट्यूमर्स, ठीक है। अब ये है ना, ये पेंक्रियाटिक आइलेट ट्यूमर्स, ये मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये अभी आज के जो ये जो न्यूप्लेजिया वाला टॉपिक है ना, जब ये खत्म हो जाएगा, इसके बाद हमने यही पढ़ना है। पेंक्रियाटिक ट्यूमर जो हमने जब पढ़ेंगे ना, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि उसके अंदर लिखा हुआ है कि इनके अंदर इसके एसोसिएशन किसके साथ होती है? MEN टाइप 1 म्यूटेशन के साथ, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या है? 3P फार्मूला। कौन कौन से 3 ट्यूमर होंगे अगर किसी बंदे के अंदर MEN1 जीन की म्यूटेशन हो जाती है? तो उसके अंदर कौन कौन से
क्या कि उनके उसके अंदर क्या होगा देखिएगा, MEN1 जीन है, MEN1 जीन, इसकी म्यूटेशन हो गई है। तो उसके अंदर क्या मिलेगा, तीन डिफरेंट ग्लैंड्स के ट्यूमर्स मिलेंगे। पहला कौन सा है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर मिलेगा। दूसरा कौन सा, दूसरा है पैराथायराइड, पैराथायराइड का ट्यूमर मिलेगा, एडिनोमा मतलब बिनाइन ट्यूमर मिलेगा। और तीसरा कौन सा है, दूसरा है पी से क्या, पेंक्रियाटिक आइलेट्स का ट्यूमर मिलेगा, ठीक है। अच्छा अगर हम इसके बाद चले ना MEN टाइप 2 पे, 2A पे, टाइप का क्या नाम है देखिएगा, ये पहली टाइप हो गई। अब दूसरी टाइप पे आते हैं। दूसरी टाइप कौन सी है, MEN2A, ठीक है। अब ये 2A है ना, इसमें क्या होगा, इसमें म्यूटेशन किसकी होगी, इसमें म्यूटेशन होगी एक जीन की, जिस जीन को हम कहते हैं रेट जीन। म्यूटेशन किसकी मिलेगी, इन रेट जीन, ठीक है। ये रेट जीन जो है इसकी म्यूटेशन मिलेगी, इसके में क्या मिलेगी, म्यूटेशन मिलेगी। ऊपर कौन सा जीन, मैन जीन था, MEN1 जीन था। इसमें कौन सा जीन है, रेट जीन। रेट जीन की मिलेगी, म्यूटेशन मिलेगी। रेट जीन की म्यूटेशन मिलेगी तो कौन कौन से ग्लैंड हैं जो इफेक्ट होंगे, देखिएगा। इसमें है 2P और 1M, ठीक है। क्या है, 2P एंड 1M। अच्छा 2P और 1M से क्या मतलब है, जो पहला P है ना, पहला P, ठीक है, 2P हो गया और एक M हो गया, ठीक है। अच्छा अब जो पहला P है इससे क्या बनेगा, एक P से बनेगा पैराथायराइड हाइपरप्लेजिया। क्या बनेगा, पैराथायराइड हाइपरप्लेजिया, ठीक है। जो दूसरा P है, दूसरे P से क्या बनेगा, दूसरे P से बनेगा फियोक्रोमोसाइटोमा। क्या बनेगा, फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है। फियोक्रोमोसाइटोमा मैंने आपको पढ़ाया था, क्या था फियोक्रोमोसाइटोमा में, एडिनल मीड्यूलर का ट्यूमर, ठीक है। तो हम आगे चलें, M क्या बनेगा, एम से बनेगा मिड्यूलरी कार्सिनोमा। क्या बनेगा, मिड्यूलरी थायराइड कार्सिनोमा। अब ये किस चीज का ट्यूमर होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये आपको पढ़ाया हुआ है। कैसे पढ़ाया हुआ है देखिएगा, मिड्यूलरी थायराइड कार्सिनोमा। अब को पढ़ाया था मिड्यूलरी थायराइड कार्सिनोमा में क्या होता है, आपको याद हो तो, इसमें सी सेल का ट्यूमर होता है। सी सेल कौन से सेल होते हैं, या पैराफोलिकुलर सेल्स कौन से सेल होते हैं, जो रिलीज कर रहे होते हैं, किस चीज को रिलीज कर रहे होते हैं, जो रिलीज कर रहे होते हैं कैल्सिटोनिन को। जब एक बंदे में इस सेल ट्यूमर हो जाता है तो उसके अंदर कैल्शियम कम हो जाते हैं, हाइपोकाल्सीमी हो जाता है, ठीक है। हाइपोकाल्सीमी की वजह से चूस्ट्रेक्टोजोसाइन पॉजिटिव, ये सारी चीज मैंने आपको पढ़ाई थी अगर आपको याद हो तो। अच्छा अगर हम आगे चलेंगे, ये थी मैन टाइप 2A, ठीक है। मैं मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया टाइप 2A, इसके अंदर क्या था, म्यूटेशन किस जीन की थी, म्यूटेशन थी हमारे रेट जीन की। किस जीन की म्यूटेशन थी, रेट जीन की, ठीक है। रेट जीन म्यूटेटेड था तो फिर इस पेशेंट के अंदर हमें क्या मिला, इसके अंदर कौन कौन से ग्लैंड इन्वॉल्व होंगे, तीन ग्लैंड होंगे। पहला ग्लैंड कौन सा है, पैराथायराइड ग्लैंड है। दूसरा कौन सा है, एड्रिनल मेड्यूला, ठीक है। इसके अंदर ट्यूमर्स और कार्सिनोमा देखने को मिलेगा, ठीक है। ये थी दो टाइप्स, 1 और 2A। अब हम आते हैं तीसरी टाइप के ऊपर। तीसरी टाइप में क्या होता है देखिएगा, तीसरी टाइप में पता है क्या है, तीसरी टाइप है MEN टाइप 2B, ठीक है। अब इसके अंदर देखिएगा क्या होता है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी इसके अंदर म्यूटेशन किसकी मिलेगी, म्यूटेशन वो भी रेट जीन की मिलेगी, ठीक है, RET रेट जीन की, ठीक है। अच्छा RET जीन की म्यूटेशन मिलेगी तो इसके अंदर अब हम जब से देखेंगे ना कौन कौन से ग्लैंड्स इन्वॉल्व हैं, तो इसके अंदर पता है क्या मिलेगा, इसके अंदर हमें मिलेगा 2M1P। ये जो 2M1P 3P, ये सारे जो है ना, ये इनको याद रखने के लिए निमोनिक्स बनाए गए हैं, ठीक है। आप, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ आप समझ पाएंगे कि M1 M2 M में क्या लगा के बैठा हूँ। इनका मतलब है कि आपको ये पता चले कि इनके अंदर मतलब है कौन कौन से ग्लैंड है, निमोनिक बनाया हुआ है, ठीक है, एक कायदा। अच्छा देखिएगा, अच्छा अब 2M में 1P है। अच्छा 1P जो है ना, पहला P, इसे क्या बनेगा देखिएगा, ग्लैंड, ठीक है। पहला P से क्या बनेगा, और M जो है दो, इनसे क्या बनेगा। अच्छा जो P है ना, P, इससे क्या बनेगा, फियोक्रोमोसाइटोमा। इससे क्या बनेगा, फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक हो गया। अच्छा दूसरा जो M है, इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा मिड्यूलरी थायराइड कार्सिनोमा। इससे क्या बनेगा, मिड्यूलरी थायराइड कार्सिनोमा, ठीक है। अच्छा अगर हम आगे चलें, एक और M की तरफ जाएं, तो जो अगला M है ना, इसका मतलब क्या है, म्यूकोजल न्यूरोमास।
अब म्यूकोजल न्यूरोमा, ये मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा देखें, जो फियोक्रोमोसाइटोमा है, फियोक्रोमोसाइटोमा में आपको कोई किसी चीज की मतलब है, कोई कंसेप्ट की मतलब है नहीं है ना, कि कंसेप्ट आपको क्लियर है ना इसमें, कि फियोक्रोमोसाइटोमा में क्या होता है, रीनल मीड्यूलर का ट्यूमर होता है जिसमें कैटाकोलोमाइट्स बढ़ जाते हैं। कैटाकोलोमाइट्स बढ़ते हैं तो बंदे के अंदर एपिसोडिक हाइपरटेंशन, हेडेक, ये सारी सिम्टम्स आती हैं, ठीक है। जो मिडुलरी थायराइड कार्सिनोमा, ये अभी मैंने आपको बताया कि काल्सिटोनिन सी सेल्स का ट्यूमर होता है, ठीक है, सी सेल्स का कैंसर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इस पेशेंट के अंदर कैल्सिटोनिन के लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कैल्सिटोनिन के लेवल जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, इस पेशेंट के अंदर हाइपोकाल्सीमिया देखने को मिलेगा। वजह है म्यूकोजल न्यूरोमास के ऊपर। अच्छा, म्यूकोजा जो है, इसे क्या समझ आ गई है कि ये स्किन की कोई लेयर है ना, ठीक है, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, ये जो लेयर्स होती हैं स्किन की। अब ये जो हमारी मुंह है और जो हमारी मतलब है ना इंटेस्टाइन, इनके अंदर जो एपिथेलियम होती है ना, उनके अंदर होती है म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, ये लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो ये जो म्यूकोजा, सब म्यूकोजा लेयर्स है ना, इनके अंदर होते हैं क्या, गैंग्लियॉन्स होते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं, गैंग्लियॉन्स होते हैं। अब क्या होगा इसके अंदर, इन उन गैंग्लियॉन्स के ट्यूमर बन जाएंगे। उन गैंग्लियॉन्स का क्या हो जाएगा, ठीक है, ये क्या होगा, ये ट्यूमर बनेगा, बिनाइन ट्यूमर बनेगा किनका, जो गैंग्लियॉन्स होते हैं ना, किसमें, ऑरल एंड इंटेस्टाइनल, ठीक है। क्या होगा, जो ओरल मतलब मुंह है और जो हमारी आंतड़ियां हैं, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर ये जो गैंग्लियॉन्स होते हैं ना, उनके अंदर ट्यूमर बन जाएगा। ये होगा MEN टाइप 3 में। अच्छा, अब ना इसकी ना एसोसिएशन भी होती है, ठीक है, इसकी एसोसिएशन भी होती है। अब देखें इसकी एसोसिएशन किसके साथ होती है, एक तो रेड जीन के साथ म्यूटेशन है ना, ठीक है, और इसमें पता है क्या देखने को मिलता है, इसमें हमें मार्फानॉइड हैबिटस मिलता है। अब मॉर्फेनाइड हैबिटस का क्या मतलब है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखिएगा। इसकी एसोसिएशन किसके साथ है, एसोसिएशन मार्फानॉइड, मार्फानॉइड हैबिटस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, एक होता है मार्फन सिंड्रोम, ये हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें पता है क्या होता है, मार्फन हैबिटस में, इसमें ये होता है कि बंदे के अंदर मार्फन सिंड्रोम नहीं होता, पर बंदे के अंदर सारे फीचर जो होते हैं वो मार्फन सिंड्रोम वाले आते हैं, ठीक है। बंदे के अंदर क्या है, सारे जो फीचर्स हैं कौन से आएंगे, मार्फन सिंड्रोम वाले आएंगे। फीचर्स कौन कौन से आएंगे, जैसे इस बंदे के अंदर लॉन्ग हैंड देखने को मिलेंगे, ठीक है। और क्या देखने को मिलेगा इस पेशेंट के अंदर, मार्फानॉइड हैबिटस में, इसमें कोई ये, और क्या है, और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। और इसके बारे में अभी आप सिर्फ ये याद रखें कि ये कंजेनिटल डिजीज है, ठीक है। और ये क्या है, कंजेनिटल डिसेबिलिटी है, ठीक है। ये कंजेनिटल डिजीज है, ठीक है। मार्फानॉइड हैबिटस का क्या मतलब है कि इस पेशेंट के अंदर जो सारे फीचर्स आएंगे ना, वो मार्फन सिंड्रोम की तरह के आएंगे, ठीक है। अब मैं आपको ना, हाँ ये पढ़ लिया आपने, मैं आपको ना बुक के ऊपर लेके चलता हूँ, देखिए रुकिएगा। उसके ऊपर मैं आपको ये सारा दिखवाता हूँ, ये सारा ये ऐसे लिखा हुआ है, ये सारा है क्या हमारा, किसका पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ना हमारा, क्या नाम है इसका, ये न्यूप्लाजिया वाला, ये जो पोर्शन है ना, ये बिल्कुल रट्टा है, ठीक है। आपने ना कुछ थोड़ा सा ना मतलब मेहनत करनी है इस पे, मतलब मेहनत क्या करनी है, सिर्फ इसको एक बार रीड आउट करना है और ये निमोनिक्स के थ्रू ने से याद करने की ट्राई करनी है, इससे इंशाल्लाह आपको ना ये भूलेगा नहीं। देख, अभी MEN1 है, ठीक है। all MEN syndromes are autosomal dominant inheritance, मतलब ये autosomal dominant होते हैं। पहली बात क्लियर हो गई, ये वाली बात क्लियर हो गई, ठीक है। आगे चलें, तो पहला MEN1 जो है, MEN1, इसमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें पिट्यूटरी ट्यूमर देखने को मिलेंगे, देखें क्या, पिट्यूटरी ट्यूमर्स, पिट्यूटरी ट्यूमर्स के बाद और क्या देखने को मिलेगा, पैंक्रियाटिक एंडोक्राइन ट्यूमर मिलेंगे, ये जुलिंगर एलिसन सिंड्रोम, इंसुलिनोमा, वीआईपीओमा, ग्लूकागोनोमा, ये सारे हम आगे जाके अभी पढ़ते हैं, ठीक है। पैराथायराइड एडिनोमा मिलेंगे। इसके एसोसिएशन किसके साथ है, MEN टाइप 1 के साथ है, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाए MEN2 API, इसमें क्या है, पैराथायराइड का क्या मिलेगा हमें, पैराथायराइड का हाइपरप्लेजिया मिलेगा, पैराथायराइड का हाइपरप्लेजिया मिलेगा, मिडुलरी थायराइड कार्सिनोमा मिलेगा,
देखिए मिडुलरी थायराइड कार्सिनोमा में होता क्या, नियोप्लाज्मा ऑफ पैराफोलिकुलर सी सेल्स सेक्रीट्स कैल्सिटोनिन, ठीक है, और इसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी सर्जरी कर देते हैं इसको ठीक करने के लिए। अच्छा, अगला क्या है, फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा बताया था, कैटेकोलामाइन एड्रीनल मेडुला का ट्यूमर, ठीक है, और इसमें किसकी म्यूटेशन होती है, रेड जीन की म्यूटेशन होती है। अच्छा, आ जाए MEN2B पे। MEN2B में क्या होता है, मिडुलरी थायराइड कार्सिनोमा होता है, ठीक है, फियोक्रोमोसाइटोमा एक पी, ठीक है, म्यूकोजल न्यूरोमा और मिडुलरी थायराइड कार्सिनोमा, ये तीन चीजें मिल गई। अच्छा, एसोसिएटेड विद मार्फानाइड हैबिटस एंड म्यूटेशन इन RET जीन, ठीक है। अब ये देखें, नीचे देखें, ये पिक्चर देख रहे हैं आप, MEN1 है, ये ब्लू, ये पर्पल वाला, ठीक है, देखें इसमें 3 P है, एक पी से पिट्यूटरी, एक पी से पेंक्रियास और एक पी से पैराथायराइड, ठीक है। अब आ जाते हैं MEN2P and 2A पे। इसमें क्या है, एक पैराथायराइड है, एक मिडुलरी, ठीक है, और एक फियोक्रोमोसाइटोमा, ये तीन है। अच्छा, जो MEN2B है, इसके अंदर ये दो तो हैं, ये दो, और साथ में एक और ये है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये मैंने आपको अपनी बात समझाई होगी कि इसका क्या मतलब है, ठीक है, कि इनमें ये तीन जो ग्लैंड होते हैं इन्वॉल्व होते हैं, MEN1 में, MEN2B में और MEN2A और 2B में, ठीक है। अच्छा, अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक हमारा है ये, कौन सा, पेंक्रियाटिक आइलेट सेल ट्यूमर। अच्छा, अब देखें पेंक्रियाटिक आइलेट सेल ट्यूमर का मतलब क्या है, आ जाए नोट्स पे चलते हैं। ट्यूमर्स वाला जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा मतलब ड्राई सा है, तो इसको जरा डाइजेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। देखें क्या है, पेंक्रियाटिक आइलेट ट्यूमर्स। अच्छा, पेंक्रियाटिक आइलेट ट्यूमर्स का क्या मतलब है, देखें, पेंक्रियाटिक आइलेट के ट्यूमर में, पेंक्रियाटिक जो आइलेट्स होते हैं, इनमें सेल्स कौन कौन से होते हैं, इनमें सेल्स होते हैं तीन, होते ज्यादा सारे हैं पर जो मतलब चार किस्म के हैं, पर फिलहाल हम जो जिन तीन का ज्यादातर ट्यूमर होता है ना, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला कौन सा होता है, अल्फा, दूसरा कौन सा होता है, बीटा, और चौथा कौन सा होता है, डेल्टा, ठीक है। ये तीन सेल्स होते हैं। अब जो अल्फा है, ये क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है ग्लूकागॉन को। किसको रिलीज करता है ये, ग्लूकागॉन। किसको रिलीज करता है, ग्लूकागॉन। अच्छा, जो बीटा है ये क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है इंसुलिन को। और जो हमारा ये डेल्टा, ये किसको रिलीज करता है, सोमेटोस्टेटिन को रिलीज करता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमें समझ लग गई कि ये जो है, ये तीनों क्या कर रहे हैं, ये हार्मोन रिलीज कर रहे हैं। अब जिस जिस सेल का ट्यूमर होगा वो बीमारी बनती जाएगी, देखिएगा। अब हमारी पहली क्या है, पहला हमारा क्या है, इंसुलिनोमा। अब इंसुलिनोमा में क्या होता है, देखें, इंसुलिनोमा, ठीक है, इंसुलिनोमा। अच्छा, अब इंसुलिनोमा में क्या होगा, बंदे के अंदर ट्यूमर किस सेल का होगा, ट्यूमर होगा बीटा सेल का। किस सेल का होगा, बीटा सेल का, ठीक है, बीटा सेल ऑफ पेंक्रियास का ट्यूमर है, ठीक है, बीटा सेल ट्यूमर। अच्छा, बीटा सेल ट्यूमर है, तो अब इसका रिजल्ट क्या होगा, ये क्या करेगा, ये ज्यादा ज्यादा इंसुलिन बनाएगा। ये जब ज्यादा ज्यादा इंसुलिन बनाएगा, तो अब बंदे के अंदर क्या होगा, जब ज्यादा ज्यादा इंसुलिन बन रही है, क्या होगा, इंसुलिन का क्या काम है, वो हाइपोग्लाइसीमिया करवाती है। अब देखें, इंसुलिन क्या है, बहुत ज्यादा हुई है इस पेशेंट के अंदर, तो हम इस पेशेंट के अंदर जो फीचर्स मिले, क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे ना, क्लिनिकल फीचर में ना हमें एक ट्राइएड मिलता है। क्या मिलता है, क्लिनिकल फीचर में एक ट्राइएड मिलता है। उस ट्राइएड को हम क्या कहते हैं, विपल ट्राइएड कहते हैं। क्या कहते हैं, विपल ट्राइएड कहते हैं। अच्छा, अब ये विपल ट्राइएड में क्या होता है, विपल ट्राइएड में तीन चीज होती है। पहली चीज कौन सी है, देखिएगा, पहली चीज है इसमें हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। अच्छा, दूसरी क्या है, दूसरी ये है कि इस बंदे के अंदर ना हाइपोग्लाइसीमिक के सिम्टम मिलते हैं, जैसे लिथार्जी हो गया, बंदे के अंदर काम करने का दिल ना होना, डिजीनेस होना, ये सारे सिम्टम, ठीक है। स्वेटिंग हो गया, हाइपोग्लाइसीमिक सिम्टम्स, ठीक है। अच्छा, अब और क्या मिलेगा इसके अंदर, इस पेशेंट के अंदर, और तीसरा हमें ये मिलेगा कि जब इसके ग्लूकोज नॉर्मल होंगे ना, ठीक है, कंडीशन, ये लाइन लिखी हुई है, कंडीशन इंप्रूव व्हेन ग्लूकोज लेवल्स रिटर्न टू नॉर्मल। अच्छा, देखिए, अब इस लाइन का मतलब क्या है, इस पेशेंट में पहले हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा नहीं, सारी चीजें हो रही हैं, पर जैसे ही हम इसके ग्लूकोज के लेवल्स को ठीक करेंगे ना, इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, इस पेशेंट के अंदर हालत इसकी ठीक होने लग जाएगी। कैसे होने लग जाएगी, ठीक होने लग जाएगी कि जब इसका ग्लूकोज नॉर्मल हो गया, तो मतलब उस बंदे के अंदर जो हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स आ रहे थे ना, वो सारे के सारे क्या है, वो खत्म हो जाएंगे। तो ये इसको क्या कहते हैं, विपल ट्राइएड कहते हैं। पहली चीज क्या थी, उसके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया होगा, क्या होगा जी, उसके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया होगा। दूसरा क्या होगा, इस पेशेंट के अंदर हाइपोग्लाइसीमिक सिम्टम मिलेंगे, जैसे कि
बंदे के अंदर स्वेटिंग हो सकती है, लिथार्जी हो सकती है, ये सारी सिम्टम्स हाइपोग्लाइसीमिया की हैं। ठीक है, आंखों के आगे अंधेरा आना, ये सारी सिम्टम्स किसकी हैं? हाइपोग्लाइसीमिया की हैं। और क्या मिलेगा? और इस पेशेंट की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी जब हम इस पेशेंट के ग्लूकोज के लेवल्स को ठीक करेंगे ना, तो इस पेशेंट की जो मतलब है, हालत है ना, वो ठीक हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अगर हम आगे चले ना, एक बात जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे, ये सारी विपल डाइट तो आपने याद रखना है, इसको रट्टा लगाना है आपने। देखिए अब आगे आपके पास ना एक पेशेंट आया, ठीक है, वो हाइपोग्लाइसीमिया में। ठीक है। अब एक पेशेंट है वो हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से आया। किसकी वजह से आया? हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है। और जब आपने उसकी ना इंसुलिन चेक की है ना खून के अंदर, तो उसकी इंसुलिन क्या है? ठीक है, एंड इंक्रीज्ड इंसुलिन। हाइपोग्लाइसीमिया के साथ आया और इसकी इंसुलिन क्या है? ज्यादा हुई हुई है। इसकी इंसुलिन क्या है? ज्यादा हुई हुई है। अब इंसुलिन जो ज्यादा हुई हुई है ना, अब इसकी ना आपने जब डायग्नोज करना है ना, तो आपने ये डायग्नोज कैसे करना है कि ये जो इस बंदे को हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है और इस बंदे की इंसुलिन बढ़ी हुई है, आया कि ये बाहर से इंसुलिन अच्छा, इसकी वजह क्या होगी? इसकी ना दो वजह होंगी। देखिए, इसकी दो वजह होंगी। एक वजह होगी एंडोजीनियस। एक वजह क्या होगी? एंडोजीनियस। और दूसरी होगी एक्सोजीनियस। ठीक है। एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस में क्या फर्क होगा? देखें, अब अगले पेज पे आते हैं, एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस में। देखें, एंडोजीनियस में क्या फर्क होगा और एक्सोजीनियस में। अभी हम टेबल बनाते हैं, टेबल टाइप। ठीक है, ये है एक्सोजीनियस और ये एंडोजीनियस। अच्छा, अब देखें, इनके ना दोनों में इंसुलिन के लेवल कैसे बढ़े होंगे, हमने ये देखना है। ठीक है, हमने क्या देखना है कि इन दोनों के अंदर इंसुलिन के लेवल कैसे बढ़े होंगे। देखें, एक बात, एक्सोजीनियस जब वो लेगा, उसके अंदर इंसुलिन के लेवल इसमें भी बढ़े हुए हैं और इसमें भी बढ़े हुए हैं, जो एंडोजीनियस वाला है। अच्छा, अब इसमें ना एक और चीज बड़ी होगी एंडोजीनियस वाले में। क्या बड़ा होगा? जब ये पेशेंट हमारा पेशेंट एंडोजीनियसली जिसके अंदर ना बहुत ज्यादा ये प्रोड्यूस हो रहा हो ना, हमारा क्या कहते हैं, इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा हो, उसके साथ एक और चीज प्रोड्यूस होती थी जो मैंने आपको बताई थी। क्या होती थी? सी पेप्टाइड रिलीज होती थी। तो जो एंडोजीनियस वाला है ना, उसका सी पेप्टाइड भी बढ़ा हुआ होगा। उसका सी पेप्टाइड भी बढ़ा हुआ होगा, और जो ये बढ़ा हुआ सी पेप्टाइड है ना, ये हमें बताएगा कि इस पेशेंट को अंदर का मसला है या बाहर का मसला है। जो ये हमारा पहले वाला पेशेंट है ना, इसके अंदर सी पेप्टाइड के लेवल्स नॉर्मल होंगे या कम होंगे। ठीक है, सी पेप्टाइड के लेवल्स क्या होंगे? नॉर्मल होंगे या कम होंगे। इसके अंदर नहीं बढ़े हुए होंगे। समझ लगी आपको? मैं दोबारा समझाता हूँ। देखें, आपके पास एक पेशेंट आया, उसके ना मतलब है उसको हाइपोग्लाइसीमिया हुआ हो रहा है। ठीक है। अब आपने ना उसकी काज फाइंड करनी है। आपने उसकी काज कैसे फाइंड करनी है कि ना उसके अंदर क्या है, कि आपने ये पता करवाना है कि उसका मसला उसके अंदर ग्लैंड का मसला है या कोई बाहर से उसने इंसुलिन ज्यादा लगा ली, इसका मसला है। तो अब बाहर और अंदर को चेक करने के लिए आप किस चीज के लेवल्स को चेक करेंगे? आप एक मतलब चीज को चेक करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम सी पेप्टाइड कहते हैं। अगर एक पेशेंट का सी पेप्टाइड बढ़ा हुआ है, देखें, पेशेंट का सी पेप्टाइड देखें, सी पेप्टाइड है, सी पेप्टाइड अगर देखें ये बढ़ा हुआ है, ये क्या है? ये बढ़ा हुआ है। ये बढ़ा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या है? पेशेंट के अंदर एंडोजीनियस मसला है। एंडोजीनियस मसले का क्या मतलब है? इसके अंदर एंडोजीनियस मसला है। एंडोजीनियस मसले में देखें क्या होगा। एंडोजीनियस प्रॉब्लम में क्या हो सकता है? इंसुलिनोमा हो सकता है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंसुलिनोमा हो सकता है। और क्या हो सकता है? ये मतलब मेन जो है ना, यही है कि बंदे के अंदर इंसुलिनोमा होगा बंदे के अंदर। ठीक है, ये टाइप 2 डीएम हो सकती है। ये जो चीजें हैं ना, टाइप 2 डीएम, इंसुलिनोमा, इसमें क्या होगा? बंदे का सी पेप्टाइड भी बढ़ा हुआ होगा और बंदे के अंदर एंडोजीनियसली प्रॉब्लम है। अच्छा, अब एक और पेशेंट आता है, आपने उसके सी पेप्टाइड के लेवल चेक किए, वो कम है। वो क्या है? कम है। तो इसके अंदर आप क्या सोचेंगे? इसके अंदर आप ये सोचेंगे इस बंदे ने क्या है, इसकी इस बंदे ने जिसको हाइपोग्लाइसीमिया है, उसकी वजह क्या है? एक्सोजीनियस है। अब एक्सोजीनियस प्रॉब्लम में क्या हो सकता है? एक्सोजीनियस प्रॉब्लम में ये हो सकता है कि इस पेशेंट ने बाहर से गलत, ठीक है, रॉन्ग डोज लगा ली। ठीक है, ये था ये मतलब हमारा ये पेशेंट इंसुलिनोमा का। ठीक है, ये हम चलते हैं बुक के ऊपर, वहां से हम जाके देखते हैं। ठीक है, देखें। अच्छा, तो ये ट्यूमर किसका देखें? ये ट्यूमर हो पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स का। ठीक है, बीटा सेल का ट्यूमर है। बीटा सेल का ट्यूमर है। जब बीटा सेल का ट्यूमर है तो उसके बाद इसमें क्या चीज है? देखें, ट्यूमर ऑफ बीटा सेल्स। अच्छा, इसमें क्या होगा? ओवर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन।
ओवर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, हमें इस पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, हाइपोग्लाइसीमिया मिलेगा। ठीक है, अच्छा हाइपोग्लाइसीमिया मिलेगा। अब देखें, अब इसमें क्या हमें देखने को मिलेगा, विपल ट्राइएड देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, विपल ट्राइएड देखने को मिलेगा। विपल ट्राइएड में क्या होगा, लो ब्लड ग्लूकोज होगा, सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया मिलेगा। अब सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया में देखें, लिथार्जी है, लिथार्जी का मतलब सुस्ती। सिनकोप का मतलब क्या है, बंदा बेहोश हो जाएगा। और डिप्लोपिया का मतलब क्या है, बंदे को डबल डबल नजर आने लग जाएगा, एक की बजाय दो दो नजर आने लग जाएंगे। ठीक है, और क्या है, तीसरी हमने क्या बात की थी, रेजोल्यूशन ऑफ सिम्टम ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल। बंदे की हालत उस टाइम बेहतर हो जाएगी जब हम उसके ग्लूकोज के लेवल को ठीक करेंगे। अच्छा, और क्या है, हम पेशेंट को डायग्नोज कैसे करेंगे, देखें, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड इंक्रीज सी पेप्टाइड लेवल, इंक्रीज सी पेप्टाइड लेवल। देखें आगे उसने क्या लिखा हुआ है, वर्सेस एक्सोजीनियस इंसुलिन यूज। इसके मतलब मैंने आपको समझाया ना कि क्या है। अच्छा, आगे चलें, आगे क्या है, 10% ऑफ केसेस, ये छोड़ें, एसोसिएटेड विद MEN1 चीज, MEN1 सिंड्रोम अभी पढ़ाया पीछे कि उसके अंदर क्या होता है, इंसुलिन के पैंक्रियाटिक सेल्स जो होते हैं, बीटा सेल्स, उनका ट्यूमर होता है। अच्छा, अब क्या है, आगे देखें, आगे क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट सर्जरी करनी है। समझ लग गया आपने कि ट्रीटमेंट हमने क्या करना है, सर्जरी करनी है। आगे चलते हैं। अच्छा देखें, अगला टॉपिक क्या है हमारा, ग्लूकागोनोमा। ग्लूकागोनोमा, अच्छा इसके अंदर अब क्या होगा, ग्लूकागोनोमा में इसमें क्या होगा, अल्फा सेल का ट्यूमर होगा, अल्फा सेल ट्यूमर। अच्छा, अब इसमें सिम्टम्स क्या मिलेंगे, अगर अल्फा सेल का ट्यूमर होगा तो क्या मिलेगा हमें, ग्लूकागोन बहुत ज्यादा मिलेगा। ग्लूकागोन जब बहुत ज्यादा मिलेगा, ज्यादा होगा ग्लूकागोन, तो अब इस बंदे के अंदर सिम्टम क्या आएंगे, देखिएगा। सिम्टम, पहली सिम्टम देखें, पहली सिम्टम क्या है, इसके अंदर सिम्टम को हम 6D के साथ डिनोट करते हैं। 6D में पहला क्या है, पहला डी है डर्माटाइटिस, पहला डी क्या है, डर्माटाइटिस। ठीक है, दूसरा डी क्या है, डायबिटीज है। और क्या हो सकता है इसके अंदर, डर्माटाइटिस है, डायबिटीज है, और क्या हो सकता है इस पेशेंट के अंदर, इस पेशेंट के अंदर जो अगला डी है ना, एक मिनट रुकिएगा, इस पेशेंट की जो अगला डी है ना, देखें यही बुक पे हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखें, पहले डी से क्या मतलब है, डर्माटाइटिस। देखें, ट्यूमर किसका है, अल्फा सेल है, पैंक्रियाटिक अल्फा सेल का। इसमें होगा क्या, प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकागोन। अच्छा, जब एक बंदे के अंदर ग्लूकागोन की प्रोडक्शन ओवर हो जाएगी, मतलब आपने नॉर्मल से बढ़ जाएगी, तो उसके अंदर 6D देखने को मिलेंगे। अब 6D का मतलब क्या है, पहले डी डर्माटाइटिस, डर्माटाइटिस मतलब स्किन की इन्फेक्शन हो जाएगा, स्किन की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। ठीक है, डायबिटीज, ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकागोन का काम क्या था, वो ग्लूकोज के लेवल्स को इंक्रीज करवा रहा था ना। अच्छा, डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जब बंदे के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, बंदे का जो बंदे का खून होता है वो गाढ़ा हो जाता है। जब खून गाढ़ा हो जाता है तो क्या होता है इस पेशेंट के अंदर डीवीटी मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे चलें, डिक्लाइनिंग वेट, डिक्लाइनिंग वेट का क्या मतलब है, अब इस पेशेंट के अंदर मतलब ग्लूकोज के लेवल बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। अब इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, इस पेशेंट के अंदर ग्लूकोज के लेवल बढ़ने की वजह से क्या होगा, बंदे के अंदर सारा जो मतलब ग्लूकोज है वो पेशाब के थ्रू बाहर निकलेगा। 180 से ऊपर जितना भी होता है, मैंने आपको क्या बताया था कि वो पेशाब के रूट से बाहर निकलता है। जब वो पेशाब के रूट से बाहर निकलता है तो क्या होगा इस पेशेंट के अंदर, डिक्लाइनिंग वेट, मतलब वो उसको क्या होगा, उसका वॉल्यूम कम होगा। और क्या होगा, ग्लूकोज नहीं होगा जब ग्लूकोज कम होगा। ठीक है, हालांकि हाइपरग्लाइसीमिया करवा रहा है, पर क्या है एंड पे क्या हो रहा है, जब ग्लूकोज के लेवल हद से ज्यादा बढ़ गए हैं तो इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, एक डिक्लाइनिंग वेट होगा। एक है प्रोसेस ये डिक्लाइनिंग वेट का, दूसरा प्रोसेस सुनिए, दूसरे प्रोसेस में ये क्या है, ये लिपोलाइसिस करवाता है ना, हालांकि हमारा ये कैटाबोलिक एंजाइम है, हार्मोन है, कैटाबोलिक हार्मोन है, तो ये लिपोलाइसिस करवाएगा, लिपोलाइसिस करवाएगा तो बंदे के अंदर फैट कम होगी, फैट कम होगी तो बंदा पतला होने लग जाएगा। प्रोटीलाइसिस भी करवाता है, प्रोटीलाइसिस करवाएगा तो बंदे की प्रोटीन टूटेगी, प्रोटीन टूटेगी तो बंदे के अंदर वेट कम हो जाएगा। ठीक है, और क्या है, डिप्रेशन, डिप्रेशन कैसे होगा, और आगे क्या है, डायरिया, डायरिया क्यों होगा, क्योंकि ये जो ग्लूकागोन है ये क्या है बंदे के अंदर, अच्छा ये क्या है, ये बंदे के अंदर क्या है, ये हाइपरग्लाइसीमिया वगैरह करवा के ना, इस वजह से ये बंदे के अंदर डायरिया भी हमें देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर। अच्छा, अगर हम आगे चले ना, आगे आगे क्या है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट है ऑक्ट्यूटाइड। ऑक्ट्यूटाइड का क्या मतलब है, ये सोमैटोस्टैटिन एनालॉग है। ठीक है, और क्या है, सर्जिकल रिसेक्शन, मतलब हम सर्जरी करके जो इसका ट्यूमर होगा उसको रिमूव कर देंगे। अच्छा, आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, आगे क्या है, सोमैटोस्टैटिनोमा, सोमैटोस्टैटिनोमा। अच्छा, अब जो सोमैटोस्टैटिनोमा है ना, सोमैटोस्टैटिनोमा, इसमें देखें क्या होता है, ये ट्यूमर किसका है, ट्यूमर है पेंक्रियाटिक
डेल्टा सेल्स का, ठीक है, ट्यूमर ऑफ डेल्टा सेल्स। अब इसमें होगा क्या, ओवर प्रोडक्शन ऑफ सोमेटोस्टेटिन, ओवर प्रोडक्शन ऑफ सोमेटोस्टेटिन। अब सोमेटोस्टेटिन की जब प्रोडक्शन ज्यादा होती है ना, तो सोमेटोस्टेटिन का मतलब यहाँ सोमेटोस्टेटिन आ गया ना, वहां पे हर चीज जो है उसने कम हो जाना है। उसमें क्या है, हर चीज ने कम हो जाना है। हर चीज ने कम होना है तो इसमें क्या होगा, इस पेशेंट के अंदर डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ सेक्रेटिन। अब सेक्रेटिन एक हार्मोन है, तो ये सारे हार्मोन का मैं फंक्शन आपको लिखवाता हूँ। कोलिसिस्टोकाइनिन, ग्लूकागोन, इंसुलिन, गैस्ट्रिन, जीआईपी। ये अब सारे हार्मोन्स आपने पढ़ लिए इनके नाम। अब देखें, हम इन सारे हार्मोन्स के ना वो पढ़ते हैं, इनके फंक्शन पढ़ते हैं। पहले क्या आपने पढ़ा, सिक्रीटिन हार्मोन। अरे ये सिक्रीटिन हार्मोन है ना, ये रिलीज कहाँ से होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होगा, ये करवाता क्या है, ये एक डिक्रीज गैस्ट्रिन, ठीक है, गैस्ट्रिन की सिक्रीशन को कम करवाता है। और जो हमारा है ना, क्या कहते हैं, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में क्या कहते हैं, एंजाइम को सिक्रीट करवाता है इंटेस्टाइन से। और क्या करवाता है, और जाके पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक एंजाइम को रिलीज करवाता है। क्या करवाता है, इंक्रीज पेंक्रियाटिक एंजाइम, ठीक है। ये पेंक्रियाज में जाके पेंक्रियाज की एंजाइम्स को इंक्रीज करवाता है। या दूसरा हार्मोन हमने कौन सा देखा था जी, दूसरा हार्मोन हमने देखा था कोलिसिस्टोकाइनिन, ठीक है जी। कोलिसिस्टोकाइनिन का क्या फंक्शन है, देखें, सीसी के हार्मोन, ठीक। कोलिसिस्टोकाइनिन का क्या फंक्शन है, ये क्या करवाता है, ये जाके बाइल की सिक्रीशन करवाता है, इंक्रीज बाइल सिक्रीशन। ये क्या करवाता है, बाइल की सेक्रेशन करवाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक मैंने आपको अपनी बात समझाई होगी कि ये क्या करवाता है, सीसी के हार्मोन जाके बाइल को बाइल की सेक्रेशन को इंक्रीज करवाता है गाल ब्लैडर से। अच्छा, अगला कौन सा हार्मोन है, अगला हार्मोन हमारा है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन के फंक्शन, इंसुलिन के फंक्शन ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना। अच्छा, जो गैस्ट्रिन है, गैस्ट्रिन का फंक्शन बता देता हूँ। जो गैस्ट्रिन है ना, गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिन, ये कहाँ से रिलीज होता है, ये स्टोमक से रिलीज होता है, ठीक है, स्टोमक और ड्यूडिनम से, ठीक है। और ये क्या करता है, ये पता है क्या करता है, ये स्टोमक से रिलीज होता है, स्टोमक से, ठीक है, स्टोमक के जी सेल होते हैं, उधर से रिलीज होता है। उधर से रिलीज होके ये क्या करवाता है, ये उधर से रिलीज होके ना, उधर से रिलीज होके ये बंदे के अंदर ना एचसीएल की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज एचसीएल प्रोडक्शन, इंक्रीज एचसीएल प्रोडक्शन, ठीक है। ये क्या करवाता है, एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक साइड जो होता है ना, क्या कहते हैं, एसिड, उसकी ये क्या करवाता है, ये प्रोडक्शन करवाता है। अच्छा, ये हार्मोन को प्रोड्यूस करवा रहा है। अब ये रिलीज होगा, सोमैटोस्टेटिनोमा होगा, तो सोमैटोस्टेटिन के लेवल बढ़ जाएंगे। सोमैटोस्टेटिन के लेवल जब बढ़ेंगे तो इस पेशेंट के अंदर ये सारे हार्मोन के लेवल, सारे जो हार्मोन काम कर रहे थे इनके हार्मोन कम हो जाएंगे ना। अच्छा, जब इंसुलिन नहीं होगी तो उस पेशेंट के अंदर क्या होगा, डायबिटीज होगी, ग्लूकोज इंटॉलरेंस होगी। अच्छा, स्टीटोरिया क्यों होगा, क्योंकि पेंक्रियाज से ना कोई एंजाइम आ रहा है, पेंक्रियाज से जब कोई एंजाइम ही नहीं आ रहा तो इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, स्टीटोरिया होगा। स्टीटोरिया का मतलब क्या है, कि उसकी जो फैट है वो अब डाइजेस्ट नहीं हो रही, जो डाइजेस्ट नहीं हो रही तो वो क्या है, पेशाब बड़े पखाने के अंदर आ रही है, ठीक है, उसकी फीसेस में एक्सक्रीट हो रही है। अच्छा, अगर हम आगे चलें, आगे है गाल स्टोन्स। सीसी के हार्मोन जो था, सीसी के हार्मोन, इसका क्या काम था, सीसी के हार्मोन बाइल की सिक्रीशन करवा रहा था। जब बाइल की सिक्रीशन नहीं होगी तो उस बंदे के अंदर गाल ब्लेडर के अंदर स्टोन्स बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। अच्छा, एक्लोराइडिया, एक्लोराइडिया का क्या मतलब है, एक्लोराइडिया का मतलब ये है कि इस पेशेंट के अंदर गैस्ट्रिन हार्मोन नहीं रिलीज हो रहा। गैस्ट्रिन हार्मोन जब नहीं रिलीज हो रहा तो गैस्ट्रिन हार्मोन के ना रिलीज होने की वजह से इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, एक्लोराइडिया होगा। एक्लोराइडिया मीन क्या है, कि उस बंदे के अंदर एचसीएल नहीं है। अच्छा, ट्रीटमेंट की, इसका ट्रीटमेंट क्या देंगे, या फिर ऑक्सीटाइड देंगे। ऑक्सीटाइड भी सोमैटोस्टेटिन है ना, इसमें एक बैग मैकेनिज्म, ठीक है, इसकी वजह से एक ये क्या नेगेटिव इस मोर मैकेनिज्म के थ्रू, और हाफ लाइफ है ना, सोमैटोस्टेटिन जो हमारे के अंदर नेचुरल रिलीज हो रहा होता है उससे ज्यादा होती है। इस वजह से इसे क्या कहते हैं, ये हम तभी देते हैं, क्या कहते हैं, ऑक्सीटाइड देते हैं। अच्छा, हम आ जाते हैं कार्सिनॉइड सिंड्रोम पे, और हमारा आखिरी आखिरी टॉपिक रह गया जिलिंगर एलिसन सिंड्रोम। इसको खत्म करते हैं, आगे चलते हैं, देखिएगा। अच्छा देखें, हमारा टॉपिक कौन सा, कार्सिनॉइड ट्यूमर। अच्छा, कार्सिनॉइड ट्यूमर का मतलब क्या है, कार्सिनॉइड ट्यूमर ना एक कंडीशन है ऐसी, ये है ट्यूमर, यह है किसका, ये कार्सिनॉइड ट्यूमर जो है ना, न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स का ट्यूमर है। किनका, न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स का ट्यूमर है, ठीक है, न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स का ट्यूमर है। अच्छा, न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स का ट्यूमर है, तो अब इसके अंदर देखिएगा होता क्या है। इसके अंदर पता है क्या होता है,
अब ना एक हमारी बॉडी के अंदर ना एक नॉर्मल फंक्शन होता है, एक होता है हमारी बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड, उसका नाम क्या होता है, ट्रिप्टोफान। उसका नाम क्या होता है, ट्रिप्टोफान नाम होता है। अच्छा, ट्रिप्टोफान जो है ये कन्वर्ट होता है दो प्रोडक्ट्स में। दो प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं? एक है विटामिन B3, ठीक है, विटामिन B3, और दूसरा कौन सा? दूसरा है सीरोटोनिन, ठीक है। इधर इंजाइम पता कौन सा, इधर जो को फैक्टर होता है, इधर को फैक्टर एक ना, एक और विटामिन होता है, उसे हम कहते हैं विटामिन B2 एंड B6, ठीक है। ये दो जो हमारे हैं ना, क्या कहते हैं, विटामिन है, ये मिल के ना इन दोनों, हाँ, इन दोनों चीजों को बनाते हैं, B3 को भी बनाते हैं और सेरोटोनिन भी बनाते हैं, ठीक है। अब देखें इस पेशेंट के अंदर पता है क्या होगा, ये जो कार्सिनॉइड ट्यूमर वाला होगा, इसके अंदर ना ये सारा का सारा जो ट्रिप्टोफान है, ये सारा का सारा जो ट्रिप्टोफान है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, सेरोटोनिन के अंदर हो जाएगा। क्या होगा, कार्सिनॉइड सिंड्रोम के अंदर क्या होगा, इंक्रीज सेरोटोनिन प्रोडक्शन। अब जब एक बंदे के अंदर सेरोटोनिन प्रोडक्शन हो रही है तो उस पेशेंट के अंदर ऑटोमेटिकली जो दूसरी चीज बन रही थी वो कम हो जाएगी, तो इसके बंदे के अंदर विटामिन B3 कम हो जाएगा। इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, विटामिन B3 कम हो जाएगा। कार्सिनॉइड ट्यूमर में क्या होता है, न्यूरोएंडोक्राइन सेल का ट्यूमर है, ठीक है। न्यूरोएंडोक्राइन सेल का ट्यूमर होने के बाद इसमें क्या है कि एक होता है अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफान, वो कन्वर्ट हो रहा होता है विटामिन B3 में और सेरोटोनिन में। अब इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, विटामिन B3 बनेगा नहीं, सारा का सारा सेरोटोनिन में इंक्रीज हो, चेंज हो जाएगा। अब जब सारा का सारा सेरोटोनिन के अंदर चेंज होता है ना, तो इंक्रीज सेरोटोनिन होने की वजह से ना बंदे के अंदर ना एक सिंड्रोम मिलता है। उस सिंड्रोम को हम कहते हैं कार्सिनॉइड सिंड्रोम। क्या कहते हैं सिंड्रोम को, देखिएगा, कार्सिनॉइड सिंड्रोम। अच्छा, कार्सिनॉइड जो सिंड्रोम है, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, देखिएगा, इसके अंदर ना हमें ना, इसका ट्राइएड है, ठीक है। इसका ट्राइएड पता है क्या है, देखें, इसके ट्राइएड में ना तीन चीजें हैं। इसके ट्राइएड में क्या है, तीन चीजें। तीन चीजें कौन कौन सी हैं? पहली चीज पता है क्या है, इसके ट्राइएड में पहली चीज है फ्लशिंग, ठीक है। जो दूसरी चीज है वो है, एक होगी फ्लशिंग, दूसरी क्या है, देखिए, रुके एक मिनट, मैं भूल गया। हाँ, दूसरी है इस पेशेंट के अंदर क्या है, डायरिया, और तीसरी वीजिंग, ठीक है। डायरिया और वीजिंग, वीजिंग या ब्रोंकोस्पाज्म, ये जो तीन चीजें हैं ना, ये जो तीन चीजें हैं, ये इसके ट्राइएड है, ठीक है। किसका ट्राइएड है, हमारे कार्सिनॉइड सिंड्रोम का। किसी बंदे के अंदर हमें ये तीन चीजें मिलेगी ना, फ्लशिंग, डायरिया और वीजिंग, ब्रोंकोस्पाज्म मिलेगा, तो इन तीन चीजों को हम क्या कहते हैं, कार्सिनॉइड। और उसके ब्लड में सेरोटोनिन के लेवल्स बढ़े हुए होंगे। अब जो वीजिंग है, ये तो आपको समझ लगी कि ये सांस का मसला है, ब्रोंकोस्पाज्म, डायरिया को भी समझ लग गया। फ्लशिंग क्या होता है, इसके अंदर बंदे को ना रेड फेस मिलता है, रेडनेस, ठीक है, रेडनेस ओवर माउथ, ठीक है। मुंह वाली साइड पे क्या है, बंदे को रेडनेस मिल रही है ड्यू टू इंक्रीज ब्लड सप्लाई, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, फ्लशिंग कहते हैं, ठीक है। कि बंदे का जो मुंह है ना लाल हुआ होगा, लाल पीली, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, कार्सिनॉइड सिंड्रोम कहते हैं। अब आते हैं बुक की तरफ, देखते हैं अगर हमने कोई पॉइंट मिस कर दिया कार्सिनॉइड सिंड्रोम का। देखें, ये ट्यूमर है, कार्सिनॉइड ट्यूमर है, देखें, इसमें जो जो चीजें मैं आपको करवा रहा हूँ वही करिएगा। कार्सिनॉइड ट्यूमर अराइज फ्रॉम न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स, ठीक है। मोस्ट कॉमनली जो न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है कहाँ पे होते हैं, इंटेस्टाइन में होते हैं या फिर लंग्स में होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है, इसमें किस चीज की प्रोडक्शन ज्यादा हो गई है, सेरोटोनिन की या 5-HT की, इसकी सेरोटोनिन की, ठीक है। किसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो गई है, सेरोटोनिन की प्रोडक्शन हो गई। मैंने आपको पूरी हर चीज करके बना के दिखाई है कि कैसे इंक्रीज होता है। अच्छा, ये जब सेरोटोनिन बढ़ जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, कार्सिनॉइड सिंड्रोम होगा। इसमें क्या मिलेगा, एपिसोडिक फ्लशिंग मिलेंगी, डायरिया मिलेगा और वीजिंग मिलेगी। ये तीन चीजें मिलेंगी, और क्या मिलेगा, राइट साइडेड हार्ट वाल्वुलर डिजीज मिलेंगी, जैसे कि ट्राइकस्पर रिगर्जिटेशन और पल्मोनिक स्टेनोसिस। अब ये क्या है, उसको जो हार्ट का राइट साइड है उसके अंदर क्या है, बीमारियां देखने को मिलेंगी। अच्छा, जब हम ना इस पेशेंट के अंदर ना देखेंगे, डायग्नोसिस करेंगे, तो डायग्नोसिस पे ना हमें इस पेशेंट के अंदर 24 आवर यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ फाइव एच आई ए। अब ये जो 5-HIAA है, ये क्या है, जब हमारा जो है ना, क्या कहते हैं, सेरोटोनिन टूटता है, ये सेरोटोनिन जब टूटेगा तो उससे ये चीज बनेगी, ठीक है। ये सेरोटोनिन का ब्रेक डाउन प्रोडक्ट है, ठीक है। ये हमारा है डायग्नोसिस, हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे। इसके अंदर एक और चीज मिलती है, हमें क्या बताया था, विटामिन B3 की डेफिशिएंसी मिलती है। जो विटामिन B3 की डेफिशिएंसी मिलती है ना, विटामिन B3 की डेफिशिएंसी लीडिंग टू विटामिन B3 या नायासिन डेफिशिएंसी। अब ये जो नायासिन डेफिशिएंसी है ना, इसमें हमें एक चीज मिलती है, इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस चीज को हम कहते हैं प्लेगरा,
इसे हम क्या कहते हैं? पेलेग्रा। विटामिन बी3 की डेफिशिएंसी से हमें कौन-सी बीमारी होती है? पेलेग्रा होती है, ठीक है? अच्छा आ जाएँ, अगर हम इसके मार्कर्स देखें, इसमें हमें 2 मार्कर्स देखने को मिलेंगे। पहला मार्कर कौन-सा है? पहला मार्कर है क्रोमोग्रेनिन ए। पहला मार्कर कौन-सा? क्रोमोग्रेनिन ए। दूसरा कौन-सा है? साइनेप्टोफाइसिन। मैंने आपको क्या बताया था न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स में आपको ये जो क्रोमोग्रेनिन ए है, साइनेप्टोफाइसिन है, ये न्यूरॉन स्पेसिफिक एनुलेज है। इन तीनों में से कोई ना कोई क्या कहते हैं मार्कर ज़रूर पॉजिटिव मिलेगा। अच्छा, नीचे आएँ इसकी ट्रीटमेंट पे आएँ, ट्रीटमेंट इसका वही है, सर्जरी करनी है या फिर इसको ऑक्यूटाइड लगाना है या फिर इसमें एक और ड्रग है टिलोट्राइस्टेट। क्या है ये? ट्रिप्टोफान हाइड्रोक्सिलेज इन्हिबिटर ये देनी है, ठीक है? पर मेन जो है ना ये सर्जरी का रिसेक्शन ही है। मेन क्या है? सर्जरी का रिसेक्शन ही है, ठीक है? अच्छा, आगे आ जाएँ। इसमें ना अब रूल ऑफ थर्ड भी है। अब ये रूल ऑफ थर्ड का मतलब क्या है? 1/3 जो होंगे ना हमारे कार्सिनॉइड ट्यूमर्स होंगे, कार्सिनॉइड ट्यूमर 1/3 ये क्या करेंगे? ये मेटास्टाइज़ करेंगे, ठीक है? 1/3 जो होंगे, ये इनके साथ कहीं और भी बीमारी होगी, किसी और किस्म का भी कैंसर होगा और जो 1/3 है, ये मल्टीपल होंगे। मल्टीपल मतलब क्या है कि ये 2-3 जगह पे होंगे, सिर्फ़ एक ही जगह पर नहीं होंगे। अच्छा, आ जाएँ आगे, आखिरी टॉपिक पे आ जाएँ। आखिरी टॉपिक कौन-सा है हमारा? ज़ुलिंगर-एलिसन सिंड्रोम है। अब ज़ुलिंगर-एलिसन सिंड्रोम के अंदर क्या है? इसका जो दूसरा नाम है, देखिए अच्छा, ज़ुलिंगर-एलिसन सिंड्रोम। इसका दूसरा नाम पता है क्या है? इसका दूसरा नाम है गैस्ट्रिनोमा। गैस्ट्रिनोमा। अब गैस्ट्रिनोमा का क्या है? गैस्ट्रिनोमा का मतलब क्या है? देखिएगा। गैस्ट्रिनोमा वो सेल जो गैस्ट्रिन को रिलीज़ करते थे। अच्छा इसमें अब क्या मिलेगा हमें? गैस्ट्रिन के लेवल बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है? गैस्ट्रिन इंक्रीज़ मिलेगा। अब जब गैस्ट्रिन इंक्रीज़ मिलेगा तो गैस्ट्रिन के काम क्या थे? गैस्ट्रिन के फंक्शन क्या करता था गैस्ट्रिन? इंक्रीज़ एचसीएल करता था, ठीक है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इंक्रीज़ करता था और इंक्रीज़ स्टोमक मोटिलिटी को तेज़ करता था। अब ये दोनों काम इंक्रीज़ हो जाएँगे। अच्छा, अब ये दोनों काम इंक्रीज़ हो जाएँगे इस पेशेंट के अंदर, तो अब हम इस पेशेंट के अंदर क्या कौन-कौन से क्या-क्या फीचर्स देखेंगे? देखिएगा, इस पेशेंट के अंदर हार्ट बर्न होगा, क्लिनिकल फीचर के अंदर हमें क्या मिलेगा? हार्ट बर्न होगा, जो कि रिफ्रैक्टरी होगा, ठीक है? हार्ट बर्न किसकी वजह से होता है? आईसीएल की वजह से होता है, रिफ्रैक्टरी टू पीपीआईज़, ठीक है? कोई बंदा मतलब ये प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर्स यूज़ भी कर रहा होगा, फिर भी उस बंदे के अंदर अफ़ाका नहीं होगा, लेगा तो आराम आ जाएगा, फिर दोबारा ठीक मतलब इसके अंदर आ जाएगा। अच्छा और क्या मिलेगा? जब हम देखेंगे ना मतलब इसकी गहराई से मुतालिया करेंगे इस पेशेंट का, तो इस पेशेंट में हमें पता है क्या मिलेगा? इस पेशेंट के अंदर हमें मिलेंगे अल्सर्स, ठीक है? अल्सर्स मिलेंगे किसके अंदर? स्टोमक एंड ड्यूोडेनम में। अच्छा, जो ये हमारा गैस्ट्रिनोमा में इसके अंदर एक और चीज़ मिलेगी, इसके अंदर हमें डायरिया मिलेगा, ठीक है? अब इसके अंदर हमें डायरिया क्यों मिलेगा? इसके अंदर हमें डायरिया इस वज़ह से मिलेगा क्योंकि ना हमारा जो ये स्टोमक की मोटिलिटी को तेज़ करवा रहा है, स्टोमक जितनी जल्दी-जल्दी मूव करेगा सारा जो मतलब सामान है वो आगे जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब ज़्यादा से ज़्यादा सामान स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है, ठीक है? चाहे हमारी काइल जो है ज़्यादा से ज़्यादा किधर आ रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रही है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाएगी जिस वज़ह से बंदे के अंदर डायरिया होगा, गाठी होगी, हाइपरमोटाइल हो जाएगी। और क्या मिलेगा? और इसके अंदर हमें स्टीटोरिया मिलेगा। स्टीटोरिया क्यों मिलेगा? क्योंकि जो एसिड है ना, एसिड इंक्रीज़ एसिड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब एसिड इंक्रीज़ होता है ना, वो क्या करता है? वो डीएक्टिवेट कर देता है, डीएक्टिवेट एंजाइम्स। जो स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स है ना, वो किस पीएच में काम करते हैं? वो पीएच कौन-सी होती है? वो बेसिक पीएच में काम करते हैं। इस पेशेंट में क्या होगा? इसकी पेशेंट के अंदर जो एसिड होगा ना स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो बढ़ा हुआ होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में एसिड की ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एसिड आ रहा होगा, जिसकी वजह से वो एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाएँगे, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर क्या मिलेगा? स्टीटोरिया मिलेगा। अब चलते हैं बुक की तरफ, वहाँ जाके देखते हैं, ठीक है? और आज की क्लास को खत्म करते हैं। देखें, ज़ुलिंगर एलिसन सिंड्रोम, इसमें क्या है? गैस्ट्रोस्क्लेरोटिक ट्यूमर है, गैस्ट्रिनोमास कहते हैं इन्हें। अच्छा, अब इसकी वजह से क्या होगा? ये किस में होते हैं? ड्यूोडेनम में होते हैं या फिर पैंक्रियाज़ में होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? गैस्ट्रिनोमा में। अच्छा, ये मतलब है ट्यूमर है। अच्छा, और क्या है? ये क्या है? ये ऑफ़न रिफ्रैक्टरी टू प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर्स मतलब प्रोटॉन पंप ओमेप्राज़ोल वगैरह अगर हम यूज़ करेंगे ना, फिर भी ये बंदा ठीक नहीं होगा। अच्छा, अगर हम आगे चलें, और क्या है? इस पेशेंट के अंदर हमें माल अब्ज़ॉर्प्शन मिलेगी। माल अब्ज़ॉर्प्शन मतलब बता दें ना डायरिया हो रहा था, किस वज़ह से हो रहा था। अच्छा, आगे चलें, पेन होगी, जब हार्ट बर्न होगा तो पेन होगी ना इस पेशेंट के अंदर, अल्सर्स की वजह से पेन होगी। हार्ट बर्न, पेन, अल्सर, ठीक है? डायरिया, स्टीटोरिया, वेट लॉस ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, इसके अंदर ना हम एक टेस्ट करते हैं, उस टेस्ट को क्या नाम है? उस टेस्ट का नाम है पॉज़िटिव स्क्रीटिन टेस्ट कहते हैं, ठीक है? उस टेस्ट को हम क्या कहते हैं? पॉज़िटिव
स्क्लेटन स्टिमुलेशन टेस्ट कहते हैं। अब इस टेस्ट में क्या होगा देखिएगा, एक मिनट यार, स्क्रीन शो, स्क्रीन शो नहीं हो रही, एक मिनट यार। बस ठीक है। अच्छा देखें, अच्छा और क्या मिलेगा इस पेशेंट के अंदर, और देखें, डायरिया मिल गया, स्टीटोरिया मिल गया, वेट लॉस मिल गया, सारी चीजें मिल गई। अच्छा अभी एक टेस्ट है, पॉजिटिव स्क्रीटिन टेस्ट है। अच्छा ये स्क्रीटिन और गैस्ट्रिन दोनों का मैंने आपको क्या बताया था, ये दोनों एक दूसरे नहीं है, अगर एक बढ़ेगा तो कम हो जाएगा। अब इस पेशेंट में क्या होगा, जब हम इसे स्क्रीटिन देंगे ना, स्क्रीटिन स्क्रीटिन देने पे क्या होगा इस पेशेंट के अंदर, क्या होगा जब हम स्क्रीटिन देंगे ना, देखें स्क्रीटिन आम रूटीन में नॉर्मली क्या होता है, स्क्रीटिन क्या होता है नॉर्मली, इनहिबिट, ठीक है, इनहिबिट गैस्ट्रिन, ठीक है, ये इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इस चेन में क्या, जिंगर एलिसन सिंड्रोम के अंदर क्या होगा, जब हम सक्रीटिन देंगे ना, सक्रीटिन इंक्रीज करेंगे, इसकी वजह से गैस्ट्रिन भी इंक्रीज हो जाएगा। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव सक्रीटिन स्टिमुलेशन टेस्ट कहते हैं, ठीक है। अच्छा अगर हम आगे चले ना, आगे क्या, क्रोमोग्रेनिन ए पॉजिटिव मिलेगा, क्रोमोग्रेनिन ए पॉजिटिव मिलेगा। ये भी कौन सा है, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है, ठीक है, ये हमने पढ़े थे, कल पढ़े थे। और इसकी एसोसिएशन किसके साथ है, MEN टाइप 1 के साथ है, ठीक है। ये था आज का आपका टॉपिक, ठीक है। इंशाल्लाह कल हम शुरू करेंगे फार्माकोलॉजी एंडोक्राइन की, ठीक है। 2-3 दिन में ये खत्म करते हैं, 2-3 दिन में ये खत्म करके इंशाल्लाह फिर हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, ठीक है। ओके, आज की क्लास के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।